हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जैब एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको कोई भी वीडियो फ्रूटफुल लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दो कॉम्पोनेंट पढ़ाती हूँ, पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम। अभी हमारा पीपीबी चल रहा है, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, काफी छोटा चैप्टर भी है और इसी एग्जाम्स में आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट्स को 15 से 20 मिनट में कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर दें। बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आरबीडब्ल्यूएम पीपीबी का प्लेलिस्ट बना हुआ है गाइस, जाइए और वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। चैप्टर 6 में बढ़ने से पहले चैप्टर 5 में मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, उसका पहले मैं जवाब दे देती हूँ। क्वेश्चन था, हु कैन नॉमिनेट इन एन अकाउंट ऑपरेटेड बाय अ माइनर। चार ऑप्शंस थे, द माइनर देमसेल्फ, द बैंक, द माइनर्स गार्जियन एंड द माइनर्स स्कूल अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? द माइनर्स गार्जियन। जाकर प्लेलिस्ट देखिए पीपीबी का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं चैप्टर 6 पे, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर सीटीएस के बारे में। क्या होता है फुल फॉर्म? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ये सीटीएस को क्यों लाया गया? ऐसा क्या पुराने मेथड में था? पहले भी तो काम चल रहा था ना, क्लियरिंग हो रही थी ना चेक की। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि हमें सीटीएस को लेकर आना पड़ा? तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। जो ओल्ड वे था यहाँ पर क्लियरिंग करने का, जैसे मान लीजिए राम है, राम को 10,000 का उन्होंने एक चेक बनाया, ठीक है। ये राम अपने बैंक में, यानी कि अपने प्रेजेंटिंग बैंक, जो राम का बैंक है उसको हम प्रेजेंटिंग बैंक बोलते हैं, तो अपने बैंक में जाकर उन्होंने ये चेक दिया। अब ये जो चेक था अमित के नाम का चेक था ये। तो अब प्रेजेंटिंग बैंक जो है, यानी कि जो राम का बैंक है, ये फिजिकली इस चेक को किसको देता था? जाकर के अमित के बैंक को जाकर के ये चेक देगा। देन वहां पर वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे चेक को, सारी डेटा को क्रॉस चेक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर इनकी चेक की क्लियरिंग होती थी। एंड इस प्रोसेस में ना काफी ज्यादा टाइम लगता था, और क्योंकि यहाँ पर फिजिकल चेक की मूवमेंट होती थी, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की भी था, मिसप्लेस हो सकता था या टाइपिंग एरर देखने को मिल सकता था, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लाया गया। तो ये किसने स्टैब्लिश किया था? तो यहाँ पर आरबीआई ने इसको स्टैब्लिश किया था, यानी आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सीटीएस को क्लियर करने के लिए, चेक्स को विदाउट फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली मूव करता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए राम ने बैंक को जाकर चेक दिया, तो राम अब क्या करेगी? उस चेक का इमेज स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग हाउस को वो सेंड करेगी उस चेक को, और विद इन अ डे यहाँ पर उनकी चेक्स की क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं। अब इसको लीगल कौन कौन से जो लॉ हैं, कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क है जिन्होंने अलाउ किया बैंक्स को कि वो इस तरीके का, यानी कि सीटीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लीगल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप चेक को स्कैन करते हो तो दिस इज लीगल एंड बाइंडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकर्स बुक एविडेंस। ये तीन ऐसे लीगल फ्रेमवर्क है जिन्होंने बैंक्स को अलाउ किया कि आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर क्लियर चेक्स को स्कैन करके इमेज को भेज सकते हैं, और विच इज लीगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पहले जो ओल्ड वे था थोड़ा सा कॉस्टली भी था, क्योंकि हम यहाँ पर MICR मशीन का यूज करते थे, काफी कॉस्टली भी होता था। तो अब क्या किया गया है, सीटीएस जब से आया तो सीटीएस ने फुल्ली ऑपरेशनल कब से काम करना चालू किया? तो 1 फरवरी 2008 से सीटीएस को फुल्ली ऑपरेबल कर दिया गया, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं सब सीटीएस सिस्टम का यूज करती है, और जो हमारा पुराना मेथड था, यानी कि MICR बेस्ड जो हम चेक प्रोसेसिंग करते थे, MICR मशीन्स का यूज करते थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो एग्जाम में ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटीएस को रिप्लेस किया गया है किसके साथ? तो MICR बेस्ड जो आपकी चेक प्रोसेसिंग थी उसके साथ किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फिजिकल चेक है उसका सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। हम मतलब बैंक यहाँ पर आपके चेक को इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करती है इमेज को, और उस इमेज में आपके चेक्स के सारे डेटा होते हैं, यानी कि
MICR कोड हो गया, कब डेट ऑफ प्रेजेंटिंग क्या है, प्रेजेंटिंग बैंक का नाम क्या है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है। एंड देन आप इसको क्या करते हो, क्लियरिंग हाउस को सेंड करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एज पर सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ट्रंकेटेड चेक्स क्या होता है। तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि हम यहाँ पर चेक्स को, फिजिकल चेक को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज में ड्यूरिंग द क्लियरिंग प्रोसेस, जहां पर फिजिकल मूवमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज। इसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल से ही बता दिया है। ठीक है, बट आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये भी डेफिनेशन यहाँ पर डाल दिया है, याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सीटीएस के। तो सबसे पहला तो ये है कि फिजिकल जो मूवमेंट था आपके चेक्स का, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। क्योंकि अगर फिजिकल आप चेक्स वगैरह को मूवमेंट करा रहे हो सकता है उस दौरान वो गुम हो सकता है, या उसमें आपको फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं, कुछ भी आपका हो सकता है, या आपका टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं अगर आप बैंक्स के एम्प्लॉय जब यहाँ पे टाइप करते हैं। तो अगर चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, तो अगर कस्टमर ने जो भी अमाउंट डाला है, जो भी लिखा है, बस उसको आपको डायरेक्ट स्कैन करना होता है और स्कैन करके आपको क्लियरिंग हाउस को भेजना होता है। फिर क्लियरिंग हाउस आपके ट्रॉय बैंक को वहां पर सेंड कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रंकेट की अथॉरिटी होती है, यानी कि जो हमारा चेक होता है, इसको स्कैन कौन करता है। क्या कोई कस्टमर जिन्होंने खुद इस चेक को पब्लिश किया है, यानी कि जिसने इस खुद चेक को बनाया है, क्या वो यहाँ पर स्कैन करते हैं। तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक या क्लियरिंग हाउस के पास ही पावर होता है कि आपके चेक को स्कैन करेगी, फिर वो प्रोवाइड करेगी किसको, ड्रॉई बैंक को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सब्स्टिट्यूट कर दिया है फिजिकल चेक को, जिससे काफी ज्यादा आसान हो गया है आपके लिए कि विद इन अ डे आपका चेक जो है क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इससे क्या हुआ है कि टाइम कम हो गया है। अब आप कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली कर रहे हैं, ठीक है, तो वो विद इन अ सेकेंड चीजें होती है, रेदर देन आप फिजिकली मूव कर रहे हो और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो। घर बैठे बैठे या ब्रांच में बैठे बैठे यहाँ से अगर आप क्लियरिंग हाउस तक अपने इमेज को पहुंचा सकते हो, तो वो विद इन अ सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉनिक वे का आप इस्तेमाल करते हो तो विद इन अ सेकेंड पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर एक काफी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर बैंक्स को फायदा हो रहा है कि उनका जो ऑपरेशनल प्रोसेस था वो रिड्यूस हो रहा है, इनका वर्क जो है स्ट्रीमलाइन हो रहा है, और जल्दी और आसानी से हम यहाँ पर कस्टमर्स के चेक्स को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेथड यहाँ पर डिजिटल हो गया है। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की बात की गई है, तो ये ऑप्शनल है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली इमेज को बैंक से स्कैन करती है, तो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस का सिग्नेचर या बैंक का सिग्नेचर होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो चेक है ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल है, यहाँ पर कर भी सकते हैं सिग्नेचर और नहीं भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बेनिफिट ये होता है कि जो MICR मशीन था ना, वो बहुत ही कॉस्टली आता था। तो अब क्योंकि चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, CTS का यूज किया जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, थोड़ा सा मेंटेन करना इसको ज्यादा आसान हो गया है। जो MICR मशीन होता था, इसको हमको हर ब्रांच के मल्टीपल लोकेशंस पे MICR मशीन्स को लगाना पड़ता था। लेकिन जब से CTS आया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लियरिंग लोकेशंस है उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया है इनटू द ग्रिड्स। अब ग्रिड्स क्या होता है, तो 3 टाइप्स में, इंडिया में 3 टाइप्स के ग्रिड्स होते हैं, 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, साउदर्न और आपका वेस्टर्न। ठीक है, तो ये 3 ग्रिड होते हैं। तो 3 ग्रिड में अपना सेंट्रलाइज्ड इनका मशीन होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, जहां से आप इजिली जो है मनी को, चेक्स को क्लियर कर सकते हो। कि रैदर देन हर ब्रांच पे एक MICR मशीन रखने से अच्छा है कि एक पूरा ग्रिड के लिए हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो एक ये बैंक को फायदा हुआ है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमारा MICR का डेटा होता है और जो भी हमारे चेक्स के इमेज का डेटा होता है, अब ये सारे के सारे ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिससे एरर्स के चांसेस कम हो गए हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लो हो गई है, यानी कि बैंक्स का बेटर कंट्रोल हो गया है ऑन देयर फंड्स।
इसके अलावा रिस्क जो था फ्रॉड का, मैनिपुलेशंस का, टेम्परिंग का, अब ये सारे यहाँ पर क्या हो गए, लो हो गए। इसने सिक्योरिटी को और ज्यादा एनहेंस कर दिया है क्योंकि चीजें डिजिटली ट्रांसफर की जा रही है। अब कस्टमर्स के लिए इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो कस्टमर्स के लिए एक तो ये हो गया कि पहले के टाइम में 4 से 5 दिन एक चेक को क्लियर होने में लगता था। अब चीजें जब से इलेक्ट्रॉनिकली हुई है तो इनको विद इन नेक्स्ट डे यानी T+1 डे में इनका सारा का सारा चेक क्लियर हो जाता है। लेस रिस्क इनमें इसमें देखने को मिलता है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इनको नहीं देना पड़ता है जब भी वो चेक्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर वो सेम ग्रीड सेम लोकेशंस के लिए है, लोकल ग्रीड के लिए है, लोकल एरिया के लिए है, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पर कोई भी ज्योग्राफिकल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आसानी से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर सेम ग्रिड के अंदर आता है तो क्लियरिंग हो जाती है विद इन T+1 डे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कस्टमर्स के लिए रिट्राइव करना काफी ज्यादा इजी हो गया है, आसान हो गया है। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ये भी रिस्क खत्म हो गया है कि अगर मेरा चेक गुम हो जाएगा तो क्या होगा। डेटा, क्योंकि बैंक्स के पास सारे के सारे डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, डिजिटली इनके डेटाबेस में स्टोर है, तो इजिली आप यहाँ पर डेटा को भी रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर कस्टमर्स को होते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रोच की। तो क्या अप्रोचेस होते हैं सीटीएस के? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रिड बेस्ड ऑपरेशन होता है यहाँ पे। तो इंडिया में 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है ऑपरेशंस को, लोकेशंस को। तो पहला है नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। अब नॉर्दर्न का क्लियरिंग हाउस सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुंबई का कहाँ पे, सॉरी वेस्टर्न का कहाँ पे है? मुंबई में है। एंड साउदर्न का आपका चेन्नई में है। तो हर ग्रिड का एक अपना क्लियरिंग हाउस है, अपना प्रोसेसिंग सेंटर है। ठीक है, जहां से आप आसानी से यहाँ पर बैंक्स क्या करती है, किसी भी पर्सन के चेक्स को क्लियर करा सकती है। अब यहाँ पर किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो बेसिकली आप देखेंगे 3 तरीके के यहाँ पर बैंक्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है मेंबर बैंक। मेंबर बैंक कौन होता है? जो कि डायरेक्ट मेंबर होता है क्लियरिंग हाउस का। जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, लार्ज बैंक्स है लाइक एसबीआई, तो ये डायरेक्टली क्या करती हैं, आपके स्कैन करेगी इमेज को और डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस के साथ इनका डायरेक्टली ये सेंड करती है बेसिकली इमेज वगैरह को, तो डायरेक्टली डील करती है। दूसरा होता है सब मेंबर। तो ये जो सब मेंबर होते हैं ये स्मॉल बैंक्स होते हैं जो लार्जर बैंक के थ्रू क्लियरिंग हाउस के साथ डील करते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट क्लियरिंग हाउस को इमेज या चेक्स क्लियरिंग के लिए सेंड नहीं करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो एसबीआई के सर्विस को यूज करती है अपने चेक्स को क्लियरिंग हाउस को सेंड करने के लिए। एक आता है इनडायरेक्ट मेंबर। तो इनडायरेक्ट मेंबर्स क्या करती हैं, ये किसी भी मेंबर बैंक को यूज करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एसबीआई है तो एसबीआई मेंबर बैंक्स को यूज करेगी डेटा और इमेज को सबमिट करने के लिए, लेकिन उनका एक सेटलमेंट अकाउंट जो होता है वो सेपरेट होता है। लेकिन ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो भी लार्जर बैंक होगी उनको यूज करती है डेटा वगैरह को क्लियरिंग हाउस तक पहुंचाने में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है फाइल ट्रांसमिशन की। तो कैसे यहाँ पर जो है बैंक ट्रांसलेट करती है फाइल्स को। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिन्होंने चेक यहाँ पर बैंक को दिया, बैंक क्या करेगी, उस चेक का इमेज लेगी, MICR डेटा, जो भी डेटा होते हैं सारे के सारे डेटा को स्कैन करेगी। अब स्कैन करने के बाद वो क्लियरिंग हाउस को सेंड करेगी। कैसे सेंड करती है, तो वाया CHI जिसको हम क्लियरिंग हाउस इंटरफेस बोलते हैं, या डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल से। अब जैसे ही CHI के थ्रू या DEM के थ्रू क्लियरिंग हाउस के पास डेटा पहुंच जाता है, चेक्स पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस उस चेक को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस कर देती है विद इन T+1 डे। ठीक है, तो विद इन वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर चेक्स क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बैंक्स जो हैं डिफरेंट मॉडल्स का यूज करती है ट्रांजेक्शंस करने के लिए। तो बैंक्स चूज करती है या तो आप सेंट्रलाइज प्रोसेस का यूज करते हो, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस होता है, या हाइब्रिड मॉडल प्रोसेस होता है। तो बेस्ड ऑन द फैक्टर सिक्योरिटी, स्केल, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफिक लोकेशंस, यहाँ पर इस तीनों का यूज किया जाता है। सेंट्रलाइज का मतलब तो आपको पता है कि एक ही सेम सेंटर पे आपका एक सेम ग्रेड के लिए एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहां पे आप चीजों को सेंड करते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो सकता है कि हर ब्रांच इंडिविजुअली यहाँ पर क्लियरिंग हाउस को अपने डेटा को सेंड करती होगी, और हाइब्रिड में दोनों का इस्तेमाल करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके बेस पे बैंक्स यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स को इस्तेमाल करती है फॉर क्लियरिंग द चेक। और कैसे क्लियर होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अब यहाँ पर
मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीटीएस का प्रोसेस फ्लो होता है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर पाओ। तो एग्जाम्पल से समझिए, राम है, राम का बैंक है ए, जो कि मुंबई में है, ठीक है। यहाँ पर सीता है, सीता का बैंक है बी, जो कि दिल्ली में है। अब राम ने 10,000 का चेक बनाया सीता के नाम पे। अब सीता क्या करेगी, सीता बैंक के पास जाएगी उस चेक को लेकर। तो सीता जिस बैंक के पास जाएगी, यानी अपने बैंक के पास, जिसको हम प्रेजेंटिंग बैंक बोलते हैं, वहां पर जाकर के सीता राम के चेक को दिखाएगी, सबमिट करेगी, डिपॉजिट करेगी। अब जो प्रेजेंटिंग बैंक है, यानी कि जो सीता का बैंक है, इस चेक को स्कैन करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, एमआईसीआर डेटा, इमेजेस और सारी चीजों को स्कैन करके किसको भेजेगा, क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। अब क्लियरिंग हाउस यहाँ पे क्या करेगी, जो भी डेटा प्रेजेंटिंग बैंक के द्वारा उसको सेंड किया गया है, वो सारे के सारे डेटा ड्रॉई बैंक को सेंड करेगी। अब सवाल आएगा, ये ड्रॉई बैंक कौन है, तो ये ड्रॉई बैंक राम का बैंक है, ठीक है। यानी कि ये बैंक ए है जो मुंबई में है, जहां से 10,000 रुपए निकाले जाएंगे और सीता के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रवि का बैंक है। अब ड्रॉई बैंक के पास यहां पर पहुंच गया स्कैन डेटा। अब यहां पर ड्रॉई बैंक ने क्या किया, एक्सेप्ट किया उसको। इसके बाद क्रॉस वेरीफाई किया कि वेदर राम के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है या नहीं। अगर फंड है, पैसे है, तो पेमेंट की प्रोसेसिंग हो जाएगी इमीडिएटली, और ये सीता के बैंक में, यानी कि प्रेजेंटिंग बैंक में, अकाउंट्स में उनका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर राम के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, तो यहाँ पर ड्रॉई बैंक क्या करेगी, तो जो भी डेटा, इमेजेस सेंड किए गए थे क्लियरिंग हाउस के द्वारा, उस फाइल को रिटर्न कर देती है ड्रॉई बैंक क्लियरिंग हाउस को। रीजन देती है कि इनसफिशिएंट यहाँ पर फंड है, तो चेक बाउंस हो गया है, तो जिसकी वजह से इस फाइल को रिटर्न किया जा रहा है। अब क्लियरिंग हाउस सेम मैसेज, सेम प्रोसेस किसको कन्वे करेगी, प्रेजेंटिंग बैंक को। तो यानी कि क्लियरिंग हाउस उसको रिटर्न कर देगी फाइल को प्रेजेंटिंग बैंक को, एक्सप्लेन करेगी कि इनसफिशिएंट फंड था राम के अकाउंट में, जिसकी वजह से ड्रॉई बैंक ने इसको रिटर्न कर दिया है। अब प्रेजेंटिंग बैंक इमीडिएटली सीता को ये सारी चीजें कन्वे कर देगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है। अब सवाल ये आता है कि सीता ने जो चेक दिखाया था, फिजिकल चेक, उसका बैंक क्या करती है। तो प्रेजेंटिंग बैंक का एक कॉमन डेटा वेयर हाउस होता है, जहां पर वो अपने फिजिकल चेक को स्टोर करके रखती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और जो भी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी इमेज वगैरह सेंड किया गया था क्लियरिंग हाउस को, इस डेटा को भी कैप्चर कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, इसको भी डिजिटली डेटा को ऑनलाइन अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेटा वेयर हाउस में इसको भी स्टोर करके रख लिया जाता है, अगेन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरीके से आपका सीटीएस प्रोसेस का वर्कफ्लो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, विच क्लियरिंग प्रोसेस डिड सीटीएस रिप्लेस। तो ईसीएस बेस्ड क्लियरिंग, आरटीजीएस क्लियरिंग, एमआईसीआर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग और एनईएफटी बेस्ड प्रोसेसिंग। तो सीधी सी बात है, एमआईसीआर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग को रिप्लेस कर दिया गया है सीटीएस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम फॉर क्लियरिंग चेक्स अंडर सीटीएस। तो सेम डे प्रोसेसिंग होता है T+O, या 1 डे प्रोसेसिंग T+1, या 2 डे T+2, या इमीडिएट क्लियरिंग, रियल टाइम में क्लियरिंग होता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, कोई डाउट होता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।